आज के वीडियो में देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर साइंस भी। हर एक लेसन्स के ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट है या तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो साइंस भी में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन में जो आने के ज़्यादा चांसेस है। तो लेसन नंबर 1 में देखते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हेरिडिटी और इवोल्यूशन के ऊपर है ज़्यादा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा हेरिडिटी। ये हेरिडिटी, ये कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो यही टॉपिक को लेके क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछ सकते हैं। जैसे कि गिव रीज़न में पूछ सकते हैं कि सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर सीन इन द ऑफस्प्रिंग। तो ये किस रीज़न से, ये हेरिडिटी की वजह से। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ऐसे और क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हो। जैसे हाउ आर हेरिडिटी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। तो पेरेंट्स से जो चिल्ड्रंस में जाते हैं कैरेक्टर्स, उसके वजह से चेंजेस होते हैं। तो यही हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी समझ लिया तो आंसर उसके बेसिस पे दे सकते हो। फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये पूरा अगर एक बार पूछ लिया तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। इससे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है, इसके ज़्यादा जो पेज नंबर 2 पे इसके डायग्राम्स है, ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का और ट्रांसलोकेशन का, और उसके नीचे म्यूटेशन का भी डायग्राम है। अगर आंसर्स नहीं पूछा गया इसके ऊपर तो ये डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे कि ये डायग्राम में क्या शो कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन शो कर रहा है, अगर ट्रांसक्रिप्शन शो कर रहा है तो उसको डिस्क्राइब करो, या तो डायग्राम के बेसिस पे आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, ये सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, और साथ ही साथ म्यूटेशन, उसके नीचे म्यूटेशन भी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का एक पूरा पैराग्राफ है, एक पूरा पेज, पेज नंबर 3 में। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ उसके ऊपर आंसर पूछ सकते हैं। थियोरी ऑफ इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 4th पार्ट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड कनेक्टिंग लिंक्स। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स और कनेक्टिंग लिंक्स किस में आते हैं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस भी आते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया। कनेक्टिंग लिंक और वेस्टिजियल ऑर्गन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट पार्ट आता है डार्विन्स थ्योरी एंड लेमार्क थ्योरी। लेमार्क थ्योरी या लेमार्किज्म। तो डार्विन का थ्योरी याद रखना और लेमार्किज्म का थ्योरी याद रखना है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये थे फर्स्ट लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आते हैं सेकंड पे, लेसन नंबर 2 में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों का पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये तीनों का आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जो आराम से 3 मार्क्स के लिए होगा। फिर है डायग्राम ऑफ पेज नंबर 15। तो इसमें क्या है, पेज नंबर 15 में आपको 2 डायग्राम दिखेंगे। डायग्राम नहीं, 2 चार्ट दिखेंगे ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लाइकोलाइसिस के दोनों पार्ट का, ठीक है। तो वो चार्ट अच्छे से करना है, क्योंकि वो चार्ट एग्जाम में कॉन्सेप्ट चार्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट चार्ट है उसको क्लियरली अच्छे से पढ़ के आओ कि फैटी एसिड से क्या बनता है, लिपिड से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, उसको ध्यान से करके आओ। फिर आता है हम लोग का माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइटोसिस। तो माइटोसिस की सारे प्रोसेस अच्छे से करके आओ, उसका एग्जाम्पल्स भी करके आओ, सॉरी एग्जाम्पल्स नहीं, उसके डायग्राम्स भी करके आओ। पूरा प्रोफेस, मेटाफेस, माइटोसिस में जो भी है उसको पूरा करके आओ, क्योंकि माइटोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मियोसिस से भी ज़्यादा, मियोसिस भी कर लो क्योंकि मियोसिस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मियोसिस से ज़्यादा माइटोसिस इंपॉर्टेंट है। तो ये था लेसन नंबर 2 के। फिर आता है लेसन नंबर 3 में। लेसन नंबर 3 में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसमें फर्स्ट आता है सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों के बीच का डिफरेंस पूछेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो डिफाइन करने पूछ सकते हैं। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें बाइनरी फिशन आ गया, मल्टीपल फिशन आ गया, बडिंग आ गया, फ्रेगमेंटेशन आ गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आ गया। तो इसमें ये सब ना, इसके कॉन्सेप्ट समझ के रखो, और इसके जो एग्जाम्पल्स है कि रीजनरेशन में कौन सा एनिमल का एग्जाम्पल दिया है, रीजनरेशन में प्लनेरिया का एग्जाम्पल दिया है, तो ये ध्यान में रखो। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, उसमें एसेंशियल वॉल्स कौन से वॉल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से वॉल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्लावर्स का आपको बोलेंगे कि अगर 5 मार्क्स के लिए आ गया तो इसमें बोलेंगे कि डायग्राम ड्रॉ करो। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा है, पूरा आंसर लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, तो ये भी आ सकता है। फिर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आंसर्स नहीं आएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम दिया होगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम दिया होगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसा होगा लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का। और भी एक इम्पॉर्टेंट है 5th वाला, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी और स्पर्म बैंक। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तीनों को अच्छे से करना है, डिफाइन अच्छे से करना है। सरोगेसी सबसे ज़्यादा तो IVF इंपॉर्टेंट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका एक बड़ा आंसर भी है, तो वो पढ़ के जाओ अच्छे से। सरोगेसी भी करके आओ, स्पर्म बैंक भी करके आओ, ये सब डिफाइन में पूछ सकते हैं। और फिर आते हैं ट्विंस का। ट्विंस मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, ये दो ट्विंस के ऊपर हम लोग को डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं। ट्विंस क्या है, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक के ऊपर डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं। फिर आता है लेसन नंबर 4 पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक ऐसा लेसन है कि ट्रीज क्यों कट कर रहे हैं, पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, तो आप भी ऐसे लेसन के ऊपर आंसर लिख सकते हो। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बहुत ही ईजी लेसन है। तो इसमें पहला टॉपिक है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं जनरली कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है कंजर्वेशन के लिए। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ये अगर पढ़ लो ना 2 बार टेक्स्ट बुक का, तो ये खुद से भी आंसर लिख सकते हो। फिर बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पे दिया है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये 3 भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीनों को लेके एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आता है थ्रेटन स्पीशीज भी सेम है, रेयर स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, फिर इनडिटर्मिनेट स्पीशीज, ये सब स्पीशीज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, या तो इसका भी एक बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज आंसर लिखो। तो ये भी 5 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट है सैक्रेड ग्रुप्स, जो ट्रीज के बारे में बताया है ये लेसन में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में ज़्यादा नहीं करना है, बस ये चारों टॉपिक अच्छे से करके आओ तो भी अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर आता है लेसन नंबर 5, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो ये लेसन में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें जो फ्लो चार्ट और डायग्राम्स दिए, उसको क्लियरली, जो स्कीमेटिक डायग्राम्स दिए सारे, उसको क्लियरली करके आओ, क्योंकि एग्जामिनेशन में फ्लो चार्ट के पार्ट पे 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का जो फ्लो चार्ट आता है उसमें इसी में से फ्लो चार्ट आने वाला है 2 मार्क्स के लिए। इतना समझ लो, इतना कंफर्मेशन रख लो कि फ्लो चार्ट इसी में से आने वाला है, ठीक है। फिर सेकंड आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, नेचुरल, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये सब जो मैंने पावर प्लांट्स बताया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये सब पावर प्लांट का प्रोसेस और डायग्राम देख लो, क्योंकि डायग्राम आ सकता है नेमिंग करने के लिए और फिर उसका आंसर भी लिखने बोल सकते हैं। तो टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इतने पे ध्यान दो और फ्लो चार्ट और डायग्राम्स पे ध्यान दो, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आते हैं लेसन नंबर 6 पे एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का डिफ्रेंशिएट पूछ सकते हैं। और ये पूरे लेसन में ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, फिर सारे एक क्लास के ऊपर एक पैराग्राफ दिया। तो इसमें ऐसा कुछ आंसर्स नहीं आएंगे, इसमें जैसा आप टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में देखोगे कि मैं जैसे आइडेंटिफाई मी है, एक एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक दिया होगा, उसको आपको पहचानना है कि वो कौन सा एनिमल है। या तो एक फ़ोटो दिया होगा कॉकरोच का, सपोज फ़ोटो दे दिया, तो पूछेंगे कि ये कौन से क्लास में, ये कौन से फाइलम में है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। तो ऐसे आपको पूछ सकते हैं पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन है। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके जो फाइलम्स है उसको ध्यान में रखो और कौन से फाइलम में कौन कौन से एनिमल है, कौन से फाइलम में कौन कौन सा एनिमल है उसको ध्यान दो। ऐसा भी दे सकते हैं कि एक ऑक्टोपस दे सकते हैं और उसको बोलेंगे कि ये कौन से फाइलम में है, उसको भी बोल सकते हैं कि कौन सा फाइलम में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। तो पूरे एनिमल क्लासिफिकेशन में यही सब है एनिमल्स का, कि ये एनिमल कौन से फाइलम में और ये किसका यूज़ करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। फिर पेज नंबर 76 में जो कंप्लीट द टेबल है,
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 76 में जो टेबल है उसका जो 8 क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें बॉडी कैविटी दिया है, जर्म लेयर दिया और फाइलम दिया है। तो ये टेबल करके रखो, ये आने के चांसेस है। और हो सके तो 9th वाला भी कर लो, क्योंकि 9th वाला भी आ सकता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट चार्ट या फ्लो चार्ट है जो आ सकता है। तो ये था लेसन नंबर 6। फिर आते हैं लेसन नंबर 7 की तरफ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इसमें फर्स्ट है मॉडर्न लैंडफिल साइट। तो इसमें जो डायग्राम है मॉडर्न लैंडफिल साइट का, जो डायग्राम है पेज नंबर 83 में, अगर क्वेश्चन पूछा गया मॉडर्न लैंडफिल साइट पे तो उसका आंसर लिखना है कि वो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, और साथ में उसका डायग्राम भी ड्रॉ कर देना है। तो वो डायग्राम मार्क करके रखो 7.9, वो डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है और इसका आंसर भी। फिर आता है सीवेज मैनेजमेंट। इसमें प्लास्टिक हो गया कि सीवेज कैसे मैनेज करना है, कौन से माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, कौन से यूज़फुल होते हैं, कौन से यूज़फुल नहीं होते। फिर आता है क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी पे भी माइक्रोब्स का ही है। इसमें कौन से कचरे कौन सा माइक्रोब साफ करते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक, ये सब कौन सा ये मेटलॉइड जो है इसको कौन से माइक्रोब से जो क्लीन करता है, ठीक है, ऐसे। फिर पानी में अगर ऑयल स्पिल्स गिर गए तो कौन सा माइक्रोब्स यूज़ होता है, तो क्लीन टेक्नोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है। फिर पेज नंबर 86 में क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7, ये भी 3 कॉन्सेप्ट चार्ट है, कंप्लीट द चार्ट है, ये भी 3 इंपॉर्टेंट है। इसमें माइक्रोब्स के यूजेस है, जैंथम गम के यूजेज है और सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये कॉन्सेप्ट चार्ट या कंप्लीट द चार्ट करके रखो, ये इसमें से भी आ सकता है। फिर हम लोग लेसन नंबर 8 पे आते हैं, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये लेसन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेम सेल्स और उसके यूजेस। स्टेम सेल्स के बारे में इसमें बहुत है, तो स्टेम सेल्स के बारे में उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, उसकी यूसेज समझ लो, ताकि उसका अगर कॉन्सेप्ट समझ गया और उसको अलग अलग तरीके से आंसर आया तो भी आप लिख सको। फिर सेकंड आता है ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जो भी सारे सब टॉपिक्स है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीन्स और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्यों लगाया जाता है, उसमें जो एंटीजन है वो क्या यूज़फुल करता है, पैथोजन को कैसे किल करता है। वैक्सीन और वैक्सीनेशन और क्लोनिंग, क्लोनिंग का जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ह्यूमन हेल्थ में वैक्सीन और वैक्सीनेशन वाला पार्ट और क्लोनिंग वाला पार्ट अच्छे से करना है। फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंट, वो भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का फिंगरप्रिंट क्यों अलग है, डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज़ क्या है, वो सब आ सकता है। फिर ग्रीन, ब्लू और वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया, किसके बेसिस पे, ब्लू रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया और वो उसमें क्या है, वाइट रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया, वाइट रेवोल्यूशन किस पे है, जैसे वाइट रेवोल्यूशन मिल्क पे है, डेयरी प्रोडक्ट्स पे, वैसे ब्लू रेवोल्यूशन किस पे, ग्रीन रेवोल्यूशन किस पे। तो ये तीनों का शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है, शॉर्ट नोट्स। फिर आते हैं लेसन नंबर 9, सबसे इजी और सबसे फेवरेट चैप्टर पे, सोशल हेल्थ। सबसे इजी चैप्टर है सोशल हेल्थ। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ का जो चार्ट है फर्स्ट लेसन फर्स्ट पेज पे, सिर्फ वही करना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बस 4-5 पढ़ लो, अगर ये चार्ट के लिए आ गया तो भी लिख सकते हो। और इसमें ऐसे बस अगर ये लेसन को आपने पूरा पढ़ा है 1 बार या 2 बार तो भी ये लेसन आपको पूरा समझ गया होगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर इसमें से क्वेश्चंस आ रहा है तो इसका खुद लिख सकते हो, क्योंकि अगर मेंटल स्ट्रेस है तो क्या होना चाहिए, अगर एडिक्शन हो रहा है तो क्या है, इनक्योरेबल डिजीज़ कौन कौन से हैं, ऐसे सब सोशल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं आप खुद ही लिख सकते हो इसके आंसर्स। इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर आपका नेबर टबैको से एडिक्टेड है तो आप क्या करोगे। तो इसमें आपका खुद का ओपिनियन लिखना है, इसमें खुद का ओपिनियन लिखना है। तो सोशल हेल्थ बहुत ईजी चैप्टर है, ये लेसन को बस 1-2 बार रीड कर लो तो बहुत होता है। फिर लेसन नंबर 10 की तरफ जाते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट है इफ़ेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। इसमें डिज़ास्टर का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है लोगों पे, इसके टाइप्स क्या, जैसे जियोलॉजिकल डिज़ास्टर हो गया, क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल डिज़ास्टर, एटमॉस्फेरिक डिज़ास्टर, एनिमल डिज़ास्टर, इंटेंशनल डिज़ास्टर, अनइंटेंशनल डिज़ास्टर। तो ऐसा कोई भी डिज़ास्टर का एग्जाम्पल दिया होगा और पूछेंगे कि कौन से टाइप का डिज़ास्टर है। ट्रेन क्रैश हो गए तो ये कौन से टाइप का डिज़ास्टर है, फ्लड आ गया तो ये कौन से टाइप का डिज़ास्टर है। तो कितने डिज़ास्टर्स है, डिज़ास्टर्स के टाइप क्या है वो पढ़ लो। फिर क्या है नेचर एंड स्कोप ऑफ डिज़ास्टर। तो ये पार्ट में 3 पार्ट है, जैसे मैंने बताया था कि फेस ऑफ इमरजेंसी है, ट्रांजिशनल फेस है और रिकंस्ट्रक्शन फेज है। तो ये तीनों को कर लो कि ट्रांजिशनल फेज में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है और फेस ऑफ इमरजेंसी में क्या होता है।
फिर आता है प्री डिज़ास्टर एंड पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर से पहले अगर आपको पता चल गया और डिज़ास्टर के बाद ऐसे कौन से चीज़ें जो करना है, तो ये दोनों के ऊपर आंसर आ सकता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इसका मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि बच्चों को मॉक ड्रिल्स या मॉक ड्रिल्स क्यों करवाया जाता है, ठीक है। तो मॉक ड्रिल्स के ऊपर आंसर आ सकता है। तो ये था साइंस बी के इम्पॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चंस। तो मैंने इसमें जो भी बताया कि जो 3 मार्क्स का आ सकता है, जो 5 मार्क्स का आता है, वो सब लेंदी क्वेश्चन आंसर्स है, वो सब लेंदी क्वेश्चन आंसर्स है। ऐसे जो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आने वाला है, उसमें डायग्राम बनाना ज़रूरी है। उसमें क्या बनाना ज़रूरी है? उसमें डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स में ये वीडियो को शेयर करो।